हेलो बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का जो क्वेश्चन था उनका सॉल्यूशन करवा दिया गया था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चेक करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो उसमें क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर, ठीक है। मतलब वैसे सेंटेंस को सेलेक्ट करना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। अब स्पेलिंग एरर बोल रहे हैं मतलब वहाँ ग्रामर से रिलेटेड कुछ एरर होगा, तो ग्रामर से रिलेटेड कुछ एरर नहीं होगा, तो हम लोग डायरेक्ट स्पेलिंग पे फोकस करेंगे। तो स्पेलिंग में क्या है, ग्रेनी, ग्रेनी तो हो नहीं सकता। ग्रेनी सेड दैट द रेड एप्पल्स आर वेरी डिलीशियस, ठीक है। तो ग्रेनी तो हो नहीं सकता, रेड एप्पल सही है, वेरी डिलीशियस, डिलीशियस को अगर देखें तो ये गलत है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वो बोल रहा है वैसे सेंटेंस को फाइंड करिए जिसमें कोई स्पेलिंग एरर है नहीं, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, I was licking my lips for delicious ice cream। यहाँ पर भी अगर delicious को देखें तो delicious wrong है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग एरर जब भी आए ना वो मेनली फोकस करता है जो चारों में सेम हो, मतलब वैसे वर्ड पर वो फोकस करता है जो चारों में हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी delicious था, यहाँ भी delicious है। अब नेक्स्ट चेक करें, तो नेक्स्ट में उतना चेक करने के बजाय सीधा चेक करेंगे हम लोग delicious पे, ठीक है। तो यहाँ पर delicious क्या सही है या गलत है, तो पहले देख लीजिए delicious का जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है DELICIOUS। क्या होता है delicious का वर्ड मीनिंग? delicious का वर्ड मीनिंग होता है DELICIOUS। तो यहाँ पे क्या दिया DELICIOUS, मतलब ये करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें भी ये नहीं दिया हुआ है delicious, तो ये नहीं होगा। तो ये करेक्ट आंसर जो इस सवाल का हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। क्या गलती था, तो डिलीशियस इसमें गलती था, इसमें गलत था और इसमें भी गलत था, इसमें करेक्ट था, तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब क्या बोल रहा है, एक्टिव वॉइस में बताना है। तो अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप लोग पढ़ रहे होइएगा कि एक्टिव मतलब जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर जब भी आपको एग्जाम में आए आप ये नहीं चेक करने लगे कि वहां पे एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस इसका है तो एक्टिव वॉइस बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात आए आप लोग देखिएगा वर्ड की फॉर्म पे, उनमें जो वर्ड फॉर्म दिए होंगे, वर्ड के जो फॉर्म दिए होंगे आप उस पर फोकस करिए। और जब वर्ड फॉर्म पे देखें तो वर्ड फॉर्म में क्या दिख रहा है, वर्ड फॉर्म में यहाँ दिख रहा है हैज बीन प्लस V3। क्या दिया हुआ है, हैज बीन प्लस V3। यहाँ वर्ड फॉर्म में क्या दिया, हैज बीन प्लस V3। अब हैज बीन प्लस V3 दिया है, तो हैज बीन प्लस V3 का पैसिव दिया हुआ है, मतलब ये एक पैसिव सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसे एक्टिव में चेक करना है, तो एक्टिव में क्या होगा, हैज बीन प्लस V3। इसका जब एक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो वो हो जाएगा हैज हैव प्लस V3, ठीक है। इसका एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस V3। अब चेक करिए किसमें दिया हुआ है हैज हैव प्लस V3। तो हैज हैव प्लस V3 कहाँ दिया है, तो उसमें देखिए सबसे पहले अगर इसमें देखें तो इसमें दिया हैज प्लस V3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो हैड प्लस V3। थॉट में देखिए तो डज नॉट रिपेयर्स, डायरेक्ट मतलब V1 दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो इसमें दे रहा है इज नॉट प्लस V4, मतलब इज दे दिया और फिर V4 दिया हुआ है, ठीक है। अब सेंटेंस में हमें फाइंड क्या करना था, हैज बीन प्लस V3, सॉरी हैज हैव प्लस V3। तो हैज हैव प्लस V3 किसमें दिया, इसमें दिया हैज प्लस V3। बाकी में तो हैड दिया तो हैड वाला होगा नहीं, डज दिया है डज होगा नहीं, इसमें प्रीपेयरिंग V4 दिया हुआ है वो भी होगा नहीं, तो हैज प्लस V3 यही हो जाएगा इसका करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। करेक्ट एक्टिव वॉइस में यही हो जाएगा। अब जब भी ये बात ध्यान रख लीजिए कि अगर कहीं पर भी दे दे आपको कि एक्टिव से पैसिव में करना है तो आप डायरेक्ट उनके वर्ड फॉर्म पर चेक करिए और वर्ड फॉर्म में जो भी दिखे उनका डायरेक्ट एक्टिव वॉइस देखिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं अगर आपको रहे V1 या V5 तो उनका पैसिव क्या होगा, इज एम आर प्लस V3 होगा, या तो इज होगा या तो एम होगा या फिर आर होगा, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा V3। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा सेंटेंस दे दिया जिसमें V1 या V5 दिया हुआ तो आप लोग डायरेक्ट फाइंड करिए कि इज एम आर प्लस V3 दिया हुआ है, अगर दिया है तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मान लीजिए अगर एक से ज्यादा सेंटेंस में इज एम और तीनों में से कोई दे दिया, मान लीजिए दो सेंटेंस है जिसमें इज भी दे दिया और एम भी दे दिया, तो उसमें फाइंड करिएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर जो होगा इज के लिए सब्जेक्ट अगर हो इज रखने वाला तो इज हो जाएगा, एम हो तो एम रख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस ने दे दिया है, ठीक है।
सेंटेंस में जो बोल्ड पार्ट है उसे आपको उनके लिए कुछ इंप्रूव करना है, ठीक। अब इंप्रूव करना है तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, डू यू माइंड मी टू बीइंग हियर व्हाइल यू आर वर्किंग। देखिए अब देखिए यहाँ पर मी दिया है, मी कौन सा केस है। अब केस क्या होता है, तो केस मेनली आप लोगों को पता होगा, केस जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। फर्स्ट होते हैं नॉमिनेटिव केस, सेकेंड होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड होते हैं वोकेटिव केस और फोर्थ होते हैं पजेसिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो केस दिया है, तो मी कौन सा केस है, तो मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस अगर चेक किया जाए तो वो होते हैं मी। अब मी और प्लस बीइंग क्या है, तो बीइंग देखिए एक जीरेंड है, क्या है, जीरेंड। जीरेंड कहाँ पढ़ी है, तो वो वर्ड फॉर्म में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जीरेंड है। अब ऑब्जेक्टिव केस के बाद अगर कोई भी जीरेंड आए तो वहां पर बीच में कोई भी आपको प्रीपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, ये प्रीपोजिशन दे दिया है, तो प्रीपोजिशन तो नहीं होना चाहिए। तो मी के बाद फाइंड करेंगे बीइंग किस सेंटेंस में। मी के बाद टू दिया है, प्रीपोजिशन नहीं होगा। मी के बाद टू, प्रीपोजिशन नहीं होगा। मी के बाद बीइंग, हाँ ये करेक्ट है। मी के बाद टू नहीं होगा, तो यहाँ पर ये आंसर जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद जो भी जीरेंड आएगा विदाउट एनी प्रीपोजिशन आएगा। अब विदाउट प्रीपोजिशन आएगा तो यहाँ पर टू नहीं होगा। इसमें टू दिया था इसलिए ये नहीं होगा, इसमें भी टू है नहीं होगा, इसमें भी टू है नहीं होगा, इसमें नहीं था, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब यहाँ फिल इन द ब्लैंक दे दिया और उसमें बताना है कौन सा होगा। तो ऑप्शन देखे तो क्या दिया है, एन द ए एन, मतलब आर्टिकल बेस्ड है, ठीक है। तो ये जो सवाल है वो आर्टिकल पर बेस्ड है। अब आर्टिकल के देखिए तो ये रहा, ठीक है। अब इसमें चेक करिए क्या होगा, तो इसका आर्टिकल क्या होगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि हाँ एम दिया हुआ है। एम कहने का मतलब ए ई आई ओ यू, इसमें से तो है नहीं। अब इसमें से नहीं है तो सीधा लगाएंगे ए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पोएट, तो पोएट में भी क्या दिया, पी दिया है। पी ए ई आई ओ सी यू से तो हो नहीं जाए, मतलब यहाँ पर भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, ठीक। अब लेकिन ये बात देखिए, क्या ये सही रहेगा तरीका, सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूं आवर, ठीक है। अब इसके सामने आप क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा या ए एन लगाइएगा। तो हो सकते हैं कुछ बोलिए कि देखिए एच दिया हुआ है, एच मतलब वॉवेल तो है नहीं, और वॉवेल है नहीं तो ए लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आवर के सामने आप लोग लगाइएगा ए एन। अब ए एन लगाएंगे तो फिर कैसे होगा, आपने तो बताया कि ये होना चाहिए। तो आप लोग देखिएगा वर्ब की क्लास या आर्टिकल की क्लास, आर्टिकल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी ऐसा हो, ठीक है, उसमें आर्टिकल लगाने की बात हो तो आप लोग उनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करिएगा। हिंदी प्रोनाउंसिएशन में अगर अ से अह तक में आ जाए, कहां तक में आ जाए, अ से अगर अह तक में आ जाए तो वहां पे आप लोग लगाइएगा ए एन, ठीक है। और अगर क से ज्ञ तक में आ जाए, क से अगर ज्ञ तक में आ जाए तो वहां पर आप लोग लगाइएगा आर्टिकल ए। अब देखिए इसे पढ़ेंगे जब तो क्या आएगा, आवर। इसे हावर तो नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। आवर मतलब आ, इसमें आएगा। अब आ रहा है तो इसके सामने ए एन हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी वैसे ही चेक करिएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, मो आ रहा है, मो तो इसमें आएगा, तो इसमें ए दे दिए। इसमें देखिए पोएट, तो पोएट में भी प आ रहा है, प इसमें आएगा तो इसमें भी ए दे दिए, ठीक है। मतलब आप लोगों को सीधा बोलने कि इसमें आप चेक करिएगा ऐसे, अगर अ से अह तक में आ रहा है तो ए एन लगाएंगे, और क से ज्ञ तक में आ रहा है तो ए देंगे आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब यहाँ पर दे दिया है और इसमें से बताना है कि कौन सा है जो कि गलत है, ठीक है। अब गलत है तो चेक करिए। सबसे पहले देखें सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या सही है, तो हाँ सप्लीमेंट्री तो सही लग रहा है। सेकेंड देखिए डिकैफिनेटेड। डिकैफिनेटेड सही है, तो डिकैफिनेटेड नहीं, ये पहले नेक्स्ट चेक कर लीजिए। नोटिसेबल, नोटिसेबल भी तो सही है। नोटिसेबल, नोटिसेबल भी सही है। नुक्टिकल, नुक्टियल, नुक्टियल भी जो है वो सही है, ठीक है। लेकिन अगर डिकैफिनेटेड टूर को देखें तो ये गलत है। इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा आप लोगों का DECAFFIENATED, क्या हो जाएगा, डिकैफिनेटेड। अब डिकैफिनेटेड गलत है, मतलब ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
यहाँ पर क्या बोला था, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब सारे का वर्ड मीनिंग अगर देख ले तो वर्ड मीनिंग में सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। क्या होता है सप्लीमेंट्री का मतलब, पूरक, ठीक है। डीकैफिनेटेड, डीकैफिनेटेड का मतलब क्या होता है, तो डीकैफिनेटेड का मतलब होता है कैफीन रहित, ठीक है। अब डीकैफिनेटेड जो है डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है, ऐसे यूज किया जाएगा, डीकैफिनेटेड कॉफी, डीकैफिनेटेड टी, ऐसे यूज किया जाता है बेसिकली सेंटेंस में। उनके बाद थर्ड देखिए नोटिसेबल। अब नोटिसेबल मतलब क्या समझ में, नोटिस प्लस एबल मतलब जो नोटिस करने के लायक हो, क्या हो, नोटिस करने के लायक मतलब ध्यान देने लायक, ध्यान देने योग्य हो, ठीक है। इसका क्या हो गया, ध्यान देने योग्य। उनके बाद नुक्टियल, नुक्टियल का क्या होता है, तो नुक्टियल का मतलब होता है शादी, ठीक है, शादी होता है। नुक्टियल का मतलब मैरिज जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया था, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में हो गया था डीकैफिनेटेड, ठीक है, और जिसका ये वर्ड मीनिंग होता है और उसका मतलब होता है कैफीन रहित। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब यहाँ एक सेंटेंस दे दिया है, सेंटेंस में जो बोल्ड पार्ट है ना उसे उनके लिए कुछ ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही होगा। यहाँ पे ये थोड़ा गलती दे दिया, जैसे पीटर इज स्टडीइंग हार्ड टू हैव स्कोर्ड इन द एग्जाम। देखिए अब क्या दिया हुआ है, तो इसमें नॉर्मल देखिए टू, अब टू के बाद क्या होता है, तो टू के बाद जब भी आप वर्ड पढ़े हो जाए तो वर्ड में टू के बाद हमेशा V1 होता है, ठीक है। अब ये क्या दिया है, टू हैव दे दिया, टू हैव प्लस V1, ऐसा तो नहीं होता है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट करना है टू प्लस V1। क्या करना है, टू प्लस V1। अब टू प्लस V1 कहाँ है वो फाइंड करेंगे, तो टू प्लस V1 फाइंड करने पर हमें क्या मिल रहा है, टू स्कोर्स, ये तो नहीं होगा, S दे दिया, ठीक है, S दे दिया तो ये तो V1 नहीं है, टू स्कोर्ड V1 है, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए टू हैव स्कोर्ड, स्कोर्ड V1 तो नहीं है, स्कोरिंग V4 दिया हुआ है, तो V4 भी नहीं हो पाएगा, मतलब सीधा सा है कि टू हैव स्कोर के बजाय हमें लिखना होगा टू स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर भी वही है, जो गलत है उसे बताना है, तो गलत वाले को सोचिए और क्या होगा, कमेंट में डालिए इसका क्या होगा आंसर। देखिए इसमें क्या दे रहे हैं, नॉजी, रूमिनेट, हियर, वेंसन। अब इनमें इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट है वेंसन। वेंसन क्यों इनकरेक्ट है, तो वेंसन इनकरेक्ट है क्योंकि वेंसन का वर्ड मीनिंग ये होता ही नहीं है। क्या होता है वेंसन का वर्ड मीनिंग, तो वेंसन का वर्ड मीनिंग होता है VENSION, सॉरी वेंसन का ये नहीं, सॉरी वेंसन का होता है VENISON, ये डबल एन नहीं होगा, क्या होगा, ये डबल एन नहीं होगा, VENISON वेंसन होता है। एक मिनट, आगे वेंसन, तो वेंसन का मतलब क्या होता है, वेंसन का सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लिए कि VENISON होता है, डबल एन नहीं होता है, तो वेंसन ये हो गया। वेंसन का मतलब क्या होता है, तो वेंसन का मतलब होता है हिरन का मांस, हिरन होता है उसी का मांस, ठीक है, वेंसन का मतलब होता है हिरन का मांस। अब अनदर देख ले, तो अनदर में था यर्न, यर्न का मतलब क्या होता है, तो यर्न का मतलब होता है उदास होना, यर्न का मतलब क्या होता है, उदास होना। उनके बाद था रूमिनेट, रूमिनेट का मतलब क्या होता है, रूमिनेट का मतलब होता है माफ करना, ठीक है। उससे पहले क्या था, नॉजी, नॉजी का मतलब क्या होता है, तो नॉजी का मतलब होता है सुगंधित। अब एक बात गौर करिएगा आप लोग कि मैं डायरेक्ट आंसर बताने के बजाय सारे का वर्ड मीनिंग भी बता रहा हूँ, वर्ड मीनिंग बताया जा रहा है ताकि आप लोग सारे को याद कर लीजिए और आपके पास एक सवाल से 4 वर्ड मीनिंग तैयार हो जाए, ठीक है। तो आप लोग जब भी क्लास कर रहे हो तो वहां पे आप लोग नोट करते जाइए कि इसका वर्ड मीनिंग ये होता है, इसका वर्ड मीनिंग ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन
टेबल द बोल्ड सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या दे रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर जो बोल्ड किया हुआ पार्ट है उनके लिए मैक्सिमम जो सुटेबल ऑप्शन होगा उसे फाइंड करना है। इफ वी डू नॉट डू नथिंग टू कर्ब दिस पॉल्यूशन, मतलब ये पॉल्यूशन को रोकने के लिए अगर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आई गारंटी वी विल फेस द वॉल इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे देखिए लग क्या रहा है कि अगर हम लोग ये पॉल्यूशन को रोकने के लिए या पॉल्यूशन को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि हम लोग जो है ना वो बहुत बड़ा परिणाम भोगेंगे फ्यूचर में। अब ये परिणाम जो भोगने की बात आ रही है, तो परिणाम भोगेंगे क्योंकि ये दिखा रहा है कि हाँ पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो पॉल्यूशन में तो कोई फायदा होगा नहीं, तो हाँ परिणाम भोगेंगे। फेस द वॉल, अब फेस द वॉल का क्या होगा, तो फेस द डार्क, फेस द डार्क नहीं होगा, इसका क्या होगा मतलब, तो वो लोग आप लोग लिखिएगा कमेंट में। फेस द विंड मतलब हवा से फेस करना पड़ेगा, हवा से मुसीबत करना, हवा का सामना करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा। फेस द स्टिक मतलब क्या स्टिक का सामना करना पड़ेगा, नहीं। अब एक बार देखिए, मैं बोल रहा हूँ विंड मतलब हवा का सामना करने पड़ेगा, स्टिक का सामना करना पड़ेगा, तो क्या यहाँ पर यही बोलना है कि म्यूजिक का सामना करना पड़ेगा, तो नहीं, म्यूजिक का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो है ये एक ईडियम है, ठीक है, ईडियम है। अब ईडियम का मतलब, ईडियम यहाँ जो फेस द म्यूजिक दिया हुआ है उसका मतलब क्या होता है, तो फेस द म्यूजिक, ये जो ईडियम है इसका मतलब होता है परिणाम भोगना। क्या होता है इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है परिणाम भोगना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला था, अगर हम लोग अभी से ही पॉल्यूशन पे कुछ नहीं करें या अभी हम लोग पॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं करेंगे रोकने के लिए, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि हमें फ्यूचर में बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ेगा। तो परिणाम भोगना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फेस द म्यूजिक, मतलब परिणाम भोगना। नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल में क्या दे रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, मतलब एक सेंटेंस है जो कि 4 सेगमेंट में पार्ट कर दिया गया। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। तो ग्रामेटिकल एरर के लिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो सारा चीज देखना होगा, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, अदर सारा थिंग्स, कंजंक्शन क्या यूज किया गया, वो सारा ढूंढेंगे तो पता चलेगा। तो सबसे पहले देखिए ईच मेंबर, अब ईच के साथ क्या आता है, मेंबर ही होगा, क्योंकि ईच के साथ आने वाला नाउन क्या होता है, ईच के साथ जो भी नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ईच के बाद जो भी नाउन आए वो हमेशा सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर, ठीक है। अब यहाँ ईच के बाद क्या दे दिया, मेंबर, मतलब ईच मेंबर तो सिंगुलर तो दिया ही है, मेंबर्स तो है नहीं, तो ये करेक्ट है। ऑफ द टीम मतलब ऑफ द टीम, तो ये भी सही है। रिसीव रिसीव, अब रिसीव को अगर देखें तो रिसीव क्या दिया हुआ है, रिसीव तो V1 है। अब V1 अगर दिया हुआ है तो क्या ईच के साथ, ये बात भी नोट करिए कि ईच के साथ नाउन आएगा तो वो सिंगुलर होगा, साथ ही साथ अगर वर्ब भी आए तो वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर वर्ब आए ईच के साथ तो वो भी सिंगुलर होंगे। अब यहाँ पे क्या है, ईच के साथ वर्ब आया, वर्ब क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है। V1 क्या होता है, तो V1 जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो V1 प्लूरल है, प्लूरल तो होगा नहीं, मतलब एडर किस पार्ट में है, इस पार्ट में है, ठीक है। रिसीव में है, तो रिसीव में है मतलब इस पार्ट में है, तो इस पार्ट को फाइंड करिए कहाँ है, तो ये पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ एक वर्ड दे दिया है और उसका साइनोनिम बताना है। अब साइनोनिम कहने का मतलब क्या, उल्टा बताना है या सेम मीनिंग बताना है, तो साइनो एस मतलब सेम मीनिंग, ठीक है, सेम मीनिंग बताना है। अब सेम मीनिंग, तो विनोवेलेंस का पहले मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। तो विनोवेलेंस का मतलब क्या होता है, तो विनोवेलेंस का मतलब जो होता है वो होता है परोपकारिता। विनोवेलेंस का मतलब क्या होता है, परोपकारिता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्या है, सेविडिटी। सेविडिटी का मतलब क्या होता है, तो सेविडिटी का मतलब होता है गंभीरता, ठीक है। सेविडिटी का मतलब क्या होता है, गंभीरता। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट दिया है इम्पैशन। इम्पैशन का मतलब क्या होता है, तो इम्पैशन का मतलब होता है, इम्पैशन का मतलब होता है आवेश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है, तो कंपैशन का मतलब क्या होता है, सोचो, कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति।
क्या होता है? सहानुभूति या परोपकारिता। कंपैशन का मतलब क्या होता है? सहानुभूति या परोपकारिता। अब अगर परोपकारिता इसका मीनिंग होता है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बेनोवोलेंस मींस परोपकारिता, अब कंपैशन मींस विपरोपकारिता, तो करेक्ट आंसर हो गया ये बी नंबर। ठीक है, अब बी नंबर तो हो गया, लेकिन फोर्थ वाले का भी वर्ड मीनिंग देख ही लेते हैं ताकि आप लोग नोट करिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या दे रहे हैं? मेलोवैलेंस। मेलोवैलेंस का मतलब क्या होता है? तो मेलोवैलेंस का मतलब होता है दुर्भावना। क्या होता है? एक मिनट, मेलोवैलेंस का मतलब होता है दुर्भावना। ठीक है, मेलोवैलेंस का मतलब होता है दुर्भावना। तो देखिए, बेनोवैलेंस मतलब परोपकारिता, ठीक है, सेवेरिटी, सेवेरिटी मींस गंभीरता, और बेनोवैलेंस परोपकारिता, तो उसका हो गया था कंपैशन। कंपैशन मतलब सहानुभूति या परोपकारिता, तो इसका जो साइनोनिम बताया गया था वो हो जाएगा कंपैशन। हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।